हेलो एवरीवन, दिस इज जितेंद्र कुमार। लास्ट टाइम देखो हमने ट्राइंगल ऑफ एक ट्रेडिशन को डिस्कस कर लिया था, पैरेललोग्राम लॉ को डिस्कस कर लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। देखो यहाँ पे एक वेक्टर दिया है। इस वेक्टर को हमने दो कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड करना है, दो पार्ट्स में डिवाइड करना होता है। इसको हम बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। इसको स्टार्ट करने से पहले देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे सपोज लो आपके पास में ये एक ऑब्जेक्ट है और इसको मैंने ओरिजिन के ऊपर रख दिया और मैंने क्या किया, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया और मैं धीरे धीरे इसको ओ से आर की तरफ लेके जा रहा हूँ जिस साइड ये वेक्टर है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है वो आपका आर पॉइंट के ऊपर पहुँच गया। अब देखो ये जो ए है ना, इस ए की जगह मैं क्या बोल दूंगा कि मेरे पास फोर्स का वेक्टर है। दूसरा मैं बोल सकता हूँ कि भाई ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ गया तो इसका ये डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है। तो इसका मतलब ये जो ए है ये आपका कुछ भी हो सकता है, ये आपका फोर्स का भी वेक्टर हो सकता है, ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, ये वेलोसिटी हो सकता है या कोई और हो सकता है। यानी ए की जगह हम कुछ भी ले सकते हैं, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए। अब जैसे मैंने कभी ये ओ से आपका पॉइंट आर पे पहुंच गया तो देखो मैंने इसके ऊपर इसी साइड में फोर्स लगाया, इसी डायरेक्शन में फोर्स लगाया। क्या मेरे पास में कोई और रास्ता है कि मैं इसको ओ से आर तक पहुंचा दूं? तो उसके लिए देखते हैं। जैसे मान लो इस ऑब्जेक्ट को मैंने यहीं पे रख दिया ओरिजिन के ऊपर, और देखो मेरे पास में एक जो धागा है ये मैंने एक्स एक्सिस के अलोंग इसके साथ कनेक्ट किया है, और एक जो धागा है मैंने वाई एक्सिस के अलोंग कनेक्ट कर लिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर फोर्स लगाता हूँ, वो लगाता हूँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इस साइड जाना है लेकिन मैं जो फोर्स लगा रहा हूँ वो लगा रहा हूँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग। अब देखते हैं इसकी क्या डायरेक्शन होती है। तो देखो अब मैं धीरे धीरे इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग फोर्स लगा रहा हूँ, तो देखो इसके परपेंडिकुलर फोर्स लगा है, लेकिन जो आपका जो ऑब्जेक्ट है ना वो अब भी किस साइड जा रहा है, वो आपका आर की साइड जा रहा है। देखो अब आपका ऑब्जेक्ट फिर आपका आर के ऊपर पहुंच गया है, लेकिन अब की बार देखो क्या डिफरेंस था। अब की बार जो मैंने फोर्स लगाया वो इस साइड नहीं लगाया बल्कि किस साइड लगाया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग। तो इसका मतलब ये जो फोर्स है या ये जो वेक्टर है, ये इसको मैंने क्या किया, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक मैंने एक्स एक्सिस के अलोंग बना पार्ट है इसका, एक वाई एक्सिस के अलोंग है। तो ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग जो मैंने फोर्स लगाए हैं ना, ये क्या है, इस फोर्स का कंपोनेंट्स हैं। यानी कि आपका जो ये एक्स आपका डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में मैंने इस फोर्स को या इस वेक्टर को दो पार्ट्स में कनेक्ट आपका डिवाइड कर दिया है। तो अब कहने का मीनिंग क्या है कि मैं एक वेक्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ। तो ये जो दो पार्ट्स होते हैं इनको हम बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, या फिर बोलते हैं इसको हम रिजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर, यानी वो वेक्टर को हमने रिजोल्व कर दिया है। अब देखो एक चीज़ तो ये बात समझ में आ गई कि मैं एक वेक्टर को दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकता हूँ। अब देखो जो दो कंपोनेंट हैं, एक जैसे ये एक्स एक्सिस के अलोंग था, एक ये वाई एक्सिस के अलोंग था। तो देखो जो भी दो कंपोनेंट होंगे ना, वो दो कंपोनेंट हमेशा उस वेक्टर के दोनों साइड होंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि जो दोनों कंपोनेंट इस साइड है और आपका वेक्टर इस साइड है, ऐसा नहीं हो सकता। हमेशा दोनों कंपोनेंट के बीच में आपका वेक्टर मिलेगा। अब वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी, जो आपका जो ये एंगल होगा ना, ये आपका चेंज कर सकता है। ये एंगल डिपेंड करेगा इन कंपोनेंट्स के ऊपर। जिस कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी, जैसे मान लो मैं कह रहा हूँ कि भाई इस ऑब्जेक्ट को अब मैं फिर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर डायरेक्शन फोर्स लगाता हूँ, लेकिन मैं अब की बार वाई एक्सिस के अलोंग ज़्यादा फोर्स लगाता हूँ। तो अगर मैं वाई एक्सिस के अलोंग ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा, देखो ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा है। अब मैंने वाई एक्सिस के अलोंग ज़्यादा फोर्स लगाया है। अब वेक्टर आर जो आपका ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट आर के ऊपर नहीं गया बल्कि कहाँ चला गया, थोड़ा ऊपर की साइड चला गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अब की बार आपका जो ये जो एंगल यहाँ पे थीटा था, अब की बार इस डायरेक्शन में होगा तो आपका थीटा एंगल क्या होगा, इंक्रीज कर गया एक्स एक्सिस के अलोंग। यानी कि जिस साइड किस साइड जब मैंने ज़्यादा फोर्स लगाया, वाई एक्सिस के अलोंग। इसका मतलब जो वाई एक्सिस के साथ जो ये वेक्टर एंगल बनाएगा वो आपका डिक्रीज कर जाएगा। इसका मतलब जिस साइड फोर्स ज़्यादा, जो कंपोनेंट ज़्यादा होगा उसी साइड आपका वेक्टर टिल्ट हो जाएगा, वेक्टर उस साइड ज़्यादा आपका चला जाएगा, उस साइड एंगल आपका कम हो जाएगा। तो ये दो चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, मैं उम्मीद करता हूँ इस बात की। अब देखो इसको मैथमेटिकली कैसे करेंगे। अब मैथमेटिकली करने के लिए हमारे पास में एक वेक्टर दे रखा है ए। अब इस वेक्टर को मैंने ओरिजिन के ऊपर रखा है और ये जो एक्स एक्सिस है ना, इसके अलोंग थीटा एंगल बनाता है ये। अब ये जो वेक्टर है ये आपका ये इसका जो हेड है वो आर है और इसका जो टेल है वो आपका ओ पॉइंट है। तो अब यहाँ पे देखो दो वेक्टर दे रखा है ये।
अब इस वेक्टर को क्या करना है मेरे को, दो रास्ते हैं देखो इस वेक्टर के। मैं एक यहाँ से सीधा यहाँ पे चला जाऊँ, दूसरा क्या है कि मैं ओ से पी पे जाऊँ, पी से आर पे जाऊँ। तो ये हमने ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाया था कि अगर मेरे को ये वेक्टर ए चाहिए तो मैं क्या करूँगा, वेक्टर ओ पी प्लस में ओ आर। तो ये तो हम बोलते थे ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या होता था कि हम एक के हेड के ऊपर दूसरे की टेल को रख देते हैं, तो पहले वाली टेल को दूसरे के हेड से मिलाने से हमें क्या मिल जाता है, ये वेक्टर मिल जाता है जो किसके इक्वल होता है, ये वेक्टर प्लस में ये वेक्टर दोनों। तो अब देखो इसके अंदर आपका मैथमेटिकली अगर मैं इसको देखता हूँ तो देखो मैथमेटिक, अब देखो इसको एक चीज़ और देखो, यहाँ पे मैंने ट्राइंगल अगर लगाता हूँ तो मेरे पास में ये आएगा ए एक्स प्लस में ए वाई। लेकिन देखो मैंने अभी जो लिया था, धागा जो लिया था वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग लिया था। वहाँ पे जो मैं फोर्स लगा रहा था वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग लगा रहा था, मेरा वेक्टर दोनों के बीच में था। ये जो केस था वो हमारा पैरेललोग्राम लॉ का केस था। पैरेललोग्राम लॉ यही कहता है अगर किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम दो पॉइंट्स के बीच में रखते हैं और उसके हम एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, तो जो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो हमें उस वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर देगा। तो उन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर आपका ए देगा। हमने पैरेललोग्राम लॉ के अंदर ये पढ़ा था। तो अब मैंने क्या करना है, इस वेक्टर ए के कंपोनेंट्स तोड़ने हैं। तो ये जो है ना, ये कंपोनेंट और जो वाई कंपोनेंट जो ये है, ये मैं इसको यहाँ पे भी लिख सकता हूँ और मैं इसको यहाँ पे वाई एक्सिस के अलोंग भी लिख सकता हूँ, क्योंकि वेक्टर फ्री है, मैं एक जगह से दूसरी जगह उसको उठा के रख सकता हूँ। तो जो ए वाई यहाँ पे है वही क्या होगा आपका इस साइड होगा, जो मैंने अभी फोर्स लगाया, दोनों सेम बात है। तो यहाँ पे देखो मैं इसको कंपोनेंट्स में तोड़ता हूँ। तो मैथमेटिकली देखो कैसे करते हैं इसको। तो मैंने एक वेक्टर लिया है, ए हैज मैग्नीट्यूड आपका ए है एंड मेक्स एन एंगल थीटा विद एक्स एक्सिस। अब ट्राइंगल लॉ लगाते हैं कि आपके पास में ये वेक्टर प्लस में ये वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, आपका वेक्टर ए के। तो आपका ओ आर इज इक्वल टू हो जाएगा ओ पी प्लस में पी आर। अब जो देखो ये इसके अलोंग जो इसके जो लेंथ है ना, यानी कि जो मैंने फोर्स लगाया उसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है आपका ए एक्स है, और इस साइड जो फोर्स लगाया वो क्या है आपका ए वाई है। यानी कि उस वेक्टर का ये कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड ए एक्स है और इसका मैग्नीट्यूड आपका इस साइड ए वाई है। अगर मैं इस मैग्नीट्यूड को ए आई कैप से मल्टीप्लाई करा दूंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, वेक्टर ओ पी। अगर मैं इसको जे कैप से मल्टीप्लाई करा दूंगा तो मेरे पास वेक्टर क्या आ जाएगा आपके पास में पी आर। तो मैंने यही किया है कि आपके पास में वेक्टर ए को क्या लिख दिया है, ए एक्स वेक्टर है, इसका मतलब क्या है, ये ए एक्स मल्टीप्लाई बाई आई कैप, ये क्या है ए वाई मल्टीप्लाई बाई जे कैप। तो मैंने क्या किया, इस वेक्टर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। एक हो गया आपका ए एक्स वेक्टर प्लस में ए वाई वेक्टर। जो आपका ए एक्स वेक्टर वो क्या है, ए एक्स इज द एक्स कंपोनेंट ऑफ ए, इसको हम कंपोनेंट बोलते हैं। ए वाई इज द वाई कंपोनेंट ऑफ ए। अब देखो वी कैन से डेट ए हैज रिजोल्व इन टू वेक्टर्स ए एक्स एंड ए वाई अलोंग एक्स एंड वाई एक्सिस विच आर कॉल्ड कंपोनेंट ऑफ ए। यानी कि मैंने वेक्टर ए को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ए एक्स वेक्टर बना दिया, ए वाई वेक्टर बना दिया। ये ए एक्स और ए वाई क्या कहलाएंगे, आपके कंपोनेंट कहलाएंगे। तो अब देखो मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर फॉर्मूला लगाता हूँ के पास या इसका रिलेशन देखता हूँ, तो आपके पास में क्या होता है, कोस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोस थीटा आपके पास में हो जाएगा ओ पी अपॉन में ओ आर, यानी बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो आपके पास में ये आ जाएगा, तो आपके पास में आ जाएगा ए एक्स बाई ए एक्स आपके पास में आ जाएगा ए कोस थीटा। यानी कि इसका जो ये कंपोनेंट होगा एक्स कंपोनेंट, वो मेरे पास में क्या आ जाएगा, ए कोस थीटा। तो इसका मतलब मेरे को वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता हो और ये एंगल पता हो जो ये वेक्टर इसके साथ बना रहा है, तो मैं क्या बता सकता हूँ उसका ये कंपोनेंट बता सकता हूँ। यानी कि जैसे मैंने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा था ओरिजिन के ऊपर, मान लो मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया 5 न्यूटन फोर्स लगाया, तो ये ऑब्जेक्ट इस साइड चला गया। लेकिन जब मैं इसके ऊपर ऐसे फोर्स लगा रहा था कि ये आपके पास में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग जब मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा था, तो मेरे को बोला गया भाई अगर इसके ऊपर 5 न्यूटन फोर्स सीधा लग रहा है तो मेरे को ये बताओ इस साइड कितना लग रहा होगा और इस साइड कितना लग रहा होगा। तो उसको निकालने के लिए मेरे को क्या चाहिए, सिर्फ ये एंगल पता करना है। एंगल अगर मेरे को मिल गया, मैग्नीट्यूड मेरे को 5 न्यूटन पता है, तो मैं ये फोर्स का फॉर्मूला रख दूंगा इसका वेक्टर का जो आपका जो कंपोनेंट होगा कि 5 इंटू में कोस ऑफ एंगल। अगर आपका एंगल 30 डिग्री है तो यहाँ पे 30 आ जाएगा, 60 आ जाएगा, 45 आ जाएगा। ऐसे ही मैं y कंपोनेंट निकालता हूँ। अब y कंपोनेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू पी आर अपॉन में ओ आर। यानी पी आर क्या हो गया आपके पास में परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। तो आपके पास में ए वाई अपॉन में ए आ जाएगा। जो आपका ए वाई अपॉन में आएगा तो उसका y कंपोनेंट क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा। ये मैथमेटिकली है। तो आपके पास में ये आ गया।
इफ आई कैप इज द यूनिट वेक्टर ऑफ एक्स एक्सिस, यानी आई कैप का क्या है, यूनिट वेक्टर है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, जे कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है वाई एक्सिस के लॉन्ग। अगर मैं आई कैप को इससे मल्टीप्लाई करा दूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास में वेक्टर ए एक्स आ जाएगा, और जे कैप किसके साथ मल्टीप्लाई करा दोगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा वेक्टर ए वाई आ जाएगा। तो मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करा देता हूँ, जो वेक्टर ए एक्स होगा वो क्या होगा उसका मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय उसका यूनिट वेक्टर, और ए वाई क्या होगा वेक्टर ए वाई का मैग्नीट्यूड और मल्टीप्लाई बाय उसका यूनिट वेक्टर। अब देखो ए एक्स अभी निकाला है हमने ए कोस थीटा, तो मैं ए एक्स की जगह पे ये पुट कर दूंगा, क्यों ये कहाँ से आया, ए का फॉर्मूला है मेरे पास ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई, तो ए एक्स की जगह के ऊपर ये रखा मैंने, ए एक्स की वैल्यू यहाँ पे ये पुट कर दी ए कोस थीटा, प्लस में ए वाई की आपके पास में क्या आ गया ए साइन थीटा, तो आपके पास में ए कोस थीटा आई कैप प्लस में ए साइन थीटा जे कैप, आपके पास में ये वेक्टर बनेगा। अब इसका वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमने ट्रायंगल ऑफ पढ़ा है, ट्रायंगल क्या कहता है, वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab कोस थीटा। अब देखो दोनों के बीच एंगल कितना है 90 है, तो कोस 90 क्या होता है आपका 0, तो इसका मतलब 2ab कोस 90 वो क्या हो जाएगा सारा कंपोनेंट 0, तो इसका मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस में ए वाई स्क्वायर। अब अगर ये एंगल थीटा निकालना है तो आप थीटा भी निकाल सकते हो, थीटा अगर निकालते हो तो आपके पास में टेंजेंट थीटा क्या होता है, टेंजेंट थीटा होता है आपके पास में परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो आपके पास में आ जाएगा ए वाई अपॉन में ए एक्स। तो अगर मैं टेंजेंट को साइड ले जाता हूँ तो थीटा क्या बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स ए वाई अपॉन में ए एक्स। तो अगर मेरे को इस वेक्टर को रिजोल्व करना है तो उसके जो रिजोल्यूशन के बाद जो अब कंपोनेंट्स बनेंगे वो आपका ये कंपोनेंट होगा, उसका अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो वो ये होगा, और अगर एंगल निकालना है तो उसका फॉर्मूला ये हो जाएगा। अब इसके ऊपर मान लो कुछ प्रैक्टिस करते हैं अपने, जैसे मैंने ये अलग अलग एग्जाम्पल्स दिए हैं, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, मैं कोई ऐसा डिफिकल्ट एग्जाम्पल नहीं डिस्कस कर रहा जिसमें किसी को प्रॉब्लम हो। मेरा सबसे पहले टारगेट ये है कि आपको वो चीज़ समझ में आए, ताकि ये चीज़ें आगे पूरी फिजिक्स के अंदर हमें अप्लाई करनी है। अगर यहीं पे अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई तो कहीं पे भी इसको अप्लाई कर दोगे, आसानी से सारी चीज़ों को सोल्व कर लोगे, नहीं तो हर जगह आपको प्रॉब्लम होगी इस चीज़ से। तो अब देखते हैं, जैसे यहाँ पे दे रखा है ये आपके पास में एक्स एक्सिस दे रखा है, ये वाई एक्सिस दे रखा है, और मान लो यहाँ पे दे दिया आपका एंगल ये एंगल दे रखा है थीटा, और ये जो कंपोनेंट दे रखा है मान लो फोर्स का कंपोनेंट दे रखा है, और उसका जो मैग्नीट्यूड है ना वो 60 न्यूटन है। अब मेरे से पूछ ले भाई बताओ इसका एक्स कंपोनेंट क्या होगा, तो अगर मैं एक्स कंपोनेंट निकालूंगा तो क्या होगा, इसको यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये इसका एक्स कंपोनेंट होगा, और अभी हमने पढ़ा है उसका जो ए एक्स होता है वो क्या होता है ए कोस थीटा। अब देखो इसको ए कोस थीटा ऐसा नहीं है कि हम ऐसे इसको सोल्व करके निकालेंगे, जब प्रॉब्लम्स होंगी तो हम इसको डायरेक्ट लिखेंगे। देखो डायरेक्ट लिखने का कैसे हम इसको लिखेंगे, उसका क्या फॉर्मूला है, कैसे उस ट्रिक को हम यूज़ करेंगे। तो देखो इसका मेरे को ये कंपोनेंट चाहिए, एक्स कंपोनेंट चाहिए एफ का, तो किसका चाहिए मेरे को एफ का चाहिए, ठीक है। तो जिसका चाहिए मैं क्या करूंगा उसको ऐसे कैसे लिख दूंगा, और जो एंगल बन रहा है ना आप देखो इसके और इसके बीच में जो एंगल बन रहा है थीटा है, तो मैं कोस ऑफ द एंगल लिख दूंगा, तो यहाँ पे बन जाएगा आपका एफ कोस थीटा। तो अब जो दूसरा जो इसका कंपोनेंट होगा वो मैंने बताया था वो क्या होगा, हमेशा जो ये वेक्टर होगा उन दोनों कंपोनेंट्स के बीच में आएगा, तो इसका मतलब जो दूसरा कंपोनेंट बनेगा वो बनेगा इस साइड में। अगर इस कंपोनेंट की बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा आपके पास में, अब देखो दो चीज़ें हैं इसके अंदर, अगर देखो ये एंगल अगर थीटा है तो ये आपका एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो मैंने कहा है कि आपका एफ तो ऐसे कैसे लिखोगे और क्या लिख दोगे कोस ऑफ द एंगल। अब यहाँ पे एंगल कितना हो गया 90 माइनस थीटा, तो मैं क्या लिख दूंगा कोस 90 माइनस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका साइन थीटा। तो इसका हम यूज़ नहीं करते, हम डायरेक्ट क्या लिखते हैं उसको एफ साइन थीटा। तो इसका मतलब क्या है, आपको सिर्फ एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि जिस वेक्टर का कंपोनेंट तोड़ोगे ना उसका आपने एंगल देखना भी कौन से कंपोनेंट के साथ वो एंगल थीटा बना रहे हैं। जिस कंपोनेंट के साथ एंगल थीटा बनाएगा वो कोस ऑफ द थीटा आ जाएगा, और उसके परपेंडिकुलर में जो कंपोनेंट आएगा वो क्या जाएगा आपका एफ साइन थीटा। ऐसे मान लो इसके अंदर मैंने अब की बार ये ले लिया एंगल थीटा, अगर ये एंगल थीटा ले लिया तो इसका मतलब ये इसके साथ एंगल थीटा बना रहा है वाई एक्सिस के अलोंग, तो इसका मतलब जो मैं वाई कंपोनेंट की बात करूंगा तो वो क्या बन जाएगा अब की बार एफ कोस ऑफ थीटा, और जो आपका एक्स कंपोनेंट है वो क्या बन जाएगा अब की बार एफ साइन ऑफ थीटा। यानी कि सिर्फ एक ही चीज़ देखनी है कि भाई वो जो कंपोनेंट है किस कंपोनेंट के साथ ये आपका वेक्टर एंगल थीटा बना रहा है, जिसके साथ एंगल थीटा बनाएगा वो क्या बन जाएगा आपका एफ कोस
थीटा, और जो उसके परपेंडिकुलर हो वो क्या हो जाएगा एफ साइन थीटा। अब जरूरी नहीं है कि ये हमेशा इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हो, भी एक्स वाई प्लेन के अंदर हो। अब की बार वेक्टर जैसे मान लो नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग है और वाई एक्सिस के लॉन्ग है, और मैंने कह दिया भाई आपका अब की बार एंगल ये है, ये एंगल थीटा बना रहा है, तो बताओ इस एफ के कौन कौन से कंपोनेंट हैं। तो मैंने बताया था सबसे पहले ये देखो एंगल किसके साथ बना रहा है, तो एंगल इसके साथ बना रहा है वाई एक्सिस के अलोंग। तो अगर मैं इसका वाई कंपोनेंट निकालता हूं तो क्या बनेगा आपका एफ कोस ऑफ थीटा, और इसका जो नेगेटिव डायरेक्शन में एक्स कंपोनेंट क्या बन जाएगा अब आपका एफ साइन ऑफ थीटा। तो हम जब भी किसी वेक्टर के कंपोनेंट तोड़ेंगे तो हमें सिर्फ यही देखना है कि वो आपका एंगल किसके साथ बन रहा है। अब जैसे आपका ये दिया आपकी बार, अब इंक्लाइन प्लेन की बात करते हैं, इसको ध्यान से देखना, आगे याद रखना, आगे बहुत यूज होगा फिजिक्स के अंदर इसका। यहाँ पे देखो क्या दिया कि एक इंक्लाइन प्लेन दिया है, इस प्लेन के ऊपर मान लो ये आपका ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, और इसको क्या किया, इसको ऐसे टिल्ट किया है, ये आपका इंक्लाइन प्लेन है, जैसे आपका स्लोप होता है, स्लोप दिया है आपके पास में, उसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रखा है, और उस ऑब्जेक्ट से नीचे की साइड में फोर्स लग रहा है, कोई एक फोर्स का वेक्टर दे रखा है। एक्चुअल में इसको वेट बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे, अभी मैं यूज़ नहीं करना चाहता इस वर्ड का, मैं एक बार सिंपल तरीके से एक बार इन चीज़ों को बताना चाहता हूँ। सपोज करो इस साइड इसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है, कोई भी आपका एक वेक्टर दे रखा है नीचे की साइड। अब मेरे को क्या करना है, इसके कंपोनेंट्स तोड़ने हैं। तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो क्या होगा इसका ये कंपोनेंट हो जाएगा, और क्या हो जाएगा एक इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल में कंपोनेंट हो जाएगा। अब देखो अगर ये एंगल थीटा है तो देखो अगर मैं इसको नीचे यहाँ तक मिला देता हूँ तो देखो ये आपका ये एंगल क्या बनेगा 90। अगर ये एंगल 90 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा आपका, ये आपका क्या हो जाएगा, ये थीटा ये 90, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। लेकिन देखो इस लाइन के और इस लाइन के बीच में आपका एंगल कितना है, इस लाइन के और इस लाइन के बीच में एंगल 90 है। अगर ये एंगल 90 है तो इसका मतलब आपका ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा आपका थीटा। अब देखो मेरे को एक इसका ये कंपोनेंट तोड़ना है, और इस कंपोनेंट को तोड़ना है तो हमें क्या करना है, सिर्फ ये एंगल देखना है, ये एंगल देखना है, ये वेक्टर है आपका एफ, इसका मैग्नीट्यूड है, और एंगल कितना बना रहा है थीटा, तो क्या बन गया आपका कोस ऑफ थीटा। अब इसके परपेंडिकुलर में कौन सी लाइन होगी ये, अब देखो इसके परपेंडिकुलर में तो इस साइड भी है, लेकिन इस साइड क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि आपका जो एफ है ना वो इन दोनों के बीच में आएगा, उन दोनों के बीच में नहीं आएगा। तो इसका मतलब अगर मैं इस साइड बात करूंगा तो ये आपका ये बन जाएगा ये कंपोनेंट एफ साइन थीटा। तो इसका मतलब ये कंपोनेंट बनेगा आपका एफ कोस थीटा, और ये बनेगा आपका एफ साइन थीटा। इनको हमेशा याद रखना है, आगे बहुत यूज होगा इनका। तो यहाँ तक देखो मैंने इन 4 एग्जाम्पल से मैंने आपको ये समझा दिया कभी भी किसी वेक्टर के कंपोनेंट्स को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, कैसे उसके कंपोनेंट्स निकाल सकते हैं। अब मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पे। अब मैं आपको इस एग्जाम्पल से ये समझाऊंगा कि इन कंपोनेंट्स को निकालने की हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ी, हम क्यों इस कंपोनेंट्स को निकालते हैं। तो देखो मान लो आपके पास में ये ऑब्जेक्ट दे रखा है, और इस ऑब्जेक्ट को मैंने क्या किया 2 स्ट्रिंग से लटका रखा है, यहाँ पे फिक्स है दोनों इससे, और यहाँ पे ये स्ट्रिंग 1 है, एक धागा दे रखा है, एक ये रस्सी है आपकी 2 है, यानी एक रस्सी ये है एक रस्सी है, दोनों से मैंने इनको बांध रखा है। अब ये ऐसे लटक रहा है नीचे की तरफ। अब देखो नीचे की तरफ लटकेगा तो इसके अंदर कुछ वेट होगा, तो नीचे इसके ऊपर वेट लगेगा, इसका मास अगर m है तो इसका वेट हो जाएगा आपका mg। सर मैं समझा रहा हूँ, अब इसको f भी मान सकते हो कुछ और भी, यानी कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन ये एक्चुअली वेट होता है। अब देखो अगर ये ऑब्जेक्ट इससे लटका है रस्सी से, तो ये बात कन्फर्म है कि रस्सी के अंदर कुछ तो खिंचाव होगा, उस खिंचाव को हम बोलते हैं टेंशन, यानी कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो खिंचाव होगा इसको हम टेंशन बोलते हैं, टी टेंशन। और देखो इसके ऊपर जो टेंशन जो हमेशा लगता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट से दूर की साइड लगता है, अपोजिट साइड लगता है। तो इस रस्सी के अंदर देखोगे तो टेंशन इस साइड लगेगा, और इस रस्सी के अंदर देखोगे तो आपका टेंशन इस साइड होगा। तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो टेंशन लग रहा है, इन रस्सीज के ऊपर जो टेंशन लग रहा है इस ऑब्जेक्ट के कारण, वो आपका इस साइड है। अब क्या हुआ, अभी मान लो इसका जो टेंशन है, इसके अंदर जो खिंचाव है, ये दोनों इक्वल है, जितना टेंशन टी इसके अंदर है उतना ही टेंशन इसके अंदर है। टेंशन भी एक प्रकार का फोर्स ही होता है। तो यहाँ पे देखो एक वेक्टर इस साइड है, एक वेक्टर इस साइड है। अब मैंने कहा भाई आपका जो ये एंगल है ना, ये मान लो आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस है, और ये आपका वाई एक्सिस हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो टेंशन का जो कंपोनेंट, ये जो वेक्टर बना है ना, इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ। एक तो कंपोनेंट आएगा इस साइड में, और एक क्या आ जाएगा वाई एक्सिस के अलोंग। तो अगर मैं इसको 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड करता हूँ तो आपका ये एंगल थीटा है। अगर ये एंगल अगर आपका थीटा है तो इसका ये एक्स कंपोनेंट क्या बन जाएगा,
अब देखो वेक्टर क्या है, आप यहाँ पे टी है तो आपका बन जाएगा टी, और ये एंगल इसके साथ थीटा बना रहता है वो बन जाएगा आपका कोस ऑफ थीटा। ऐसे ये टी वाई एक्सिस के अलोंग देखोगे तो इसका ये कंपोनेंट क्या बन जाएगा, अब देखो ये यहाँ पे थीटा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका टी साइन ऑफ थीटा। सेम आपका यही एग्जाम्पल है, यहाँ पे जो ये एग्जाम्पल है सेम वही है। अब दूसरी बात करते हैं अब इस टेंशन की, ये कुछ ऐसा है, ऐसा एग्जाम्पल है। अब देखो अगर दोनों आपका इक्विलिब्रियम में है और दोनों सेम डिस्टेंस पे है तो इसका मतलब आपका ये एंगल भी क्या रहेगा, थीटा। अगर ये थीटा है तो आपका ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका टी कोस ऑफ द एंगल, ये आपका टी कोस ऑफ थीटा। अब देखो इसका एक कंपोनेंट इस साइड होगा नेगेटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग, और एक कंपोनेंट किस साइड हो जाएगा पॉजिटिव वाई एक्सिस के लॉन्ग, ये आपके पास में क्या आ जाएगा टी साइन थीटा। तो देखो टी कोस थीटा इस साइड है, टी कोस थीटा इस साइड है, तो देखो एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे, यानी कि एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो इन दोनों रस्सी का जो नेट कंपोनेंट है, नेट फोर्स वो क्या हो गया जीरो। तो हमारे पास में जो टोटल जो इसका कंपोनेंट बचा, टोटल अगर कंपोनेंट निकालता हूँ वो क्या बचेगा आपका वाई एक्सिस के लॉन्ग यानी वाई कंपोनेंट। अगर मैं वाई कंपोनेंट की टोटल की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा टी साइन थीटा एक के कारण है, और प्लस में टी साइन थीटा दूसरे के कारण है, जो टोटल आएगा वो क्या आ जाएगा टू टी साइन थीटा। तो यहाँ पे क्या था कि ये जो दो आपके टेंशन थे उसको मैंने क्या किया, मैंने देखा उसको रिजोल्व करने के बाद उसका जो नेट जो टेंशन बन रहा है ना वो हमेशा किस साइड बन रहा है वाई एक्सिस के लॉन्ग बन रहा है। तो अब देखो ये ऑब्जेक्ट ना नीचे जा रहा है ना ऊपर जा रहा है, तो इसका मतलब जितना फोर्स इसके ऊपर की साइड लग रहा है उतना ही कहाँ लग रहा है नीचे। तो इसका मतलब ये जो टी साइन थीटा वो किसके इक्वल हो जाएगा, इसके वेट के इक्वल। तो मैं इसको लिख सकता हूँ टू टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी, यानी कि जो टोटल एम जी है इसका जो टोटल वेट है वो किसने रोक रखा है यहाँ पे, इस टू टी साइन थीटा ने रोक रखा है। अगर अब मेरे को ये पता लग जाए थीटा कितना है और इसके अंदर टेंशन कितना है तो मैं ये बता सकता हूँ कि ये अगर मेरे को थीटा का पता लग जाए तो मैं ये बता सकता हूँ इस ऑब्जेक्ट के अंदर इस जो रस्सी है इसके अंदर कितना टेंशन पैदा हुआ है। तो ये यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है। तो देखो जब मैंने इसको कंपोनेंट्स के अंदर तोड़ लिया तो मैं अब आराम से इस प्रॉब्लम को सोल्व कर पाया। अगर मैं इसको कंपोनेंट से नहीं तोड़ता तो देखो इस डायरेक्शन में मैं कैसे इसको सोल्व करता, ये आपका टी इस साइड है। अब देखो इसको कंपोनेंट में तोड़ा तो देखो मेरे पास में टी कोस थीटा तो कैंसिल ही हो गई, मेरे पास में सिर्फ क्या बचा एक ही डायरेक्शन में वेक्टर बचा है। तो मैंने एक ही डायरेक्शन में वेक्टर बचा है, वो एक डायरेक्शन में उसके क्या है इक्वल है अपोजिट साइड वाला। तो यहाँ पे एम जी किसके इक्वल हो गया आपका इसके इक्वल हो गया। तो यहाँ से एक मेरे का कहने का मतलब ये कि अगर हम कंपोनेंट्स के अंदर तोड़ते हैं तो हमारी जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो हम करते हैं वो बहुत आसानी से सोल्व हो जाती हैं। तो ये है आपका रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, यानी वेक्टर को हम कंपोनेंट्स में कैसे तोड़ते हैं और उसको तोड़ने की ज़रूरत क्यों पड़ी। हम तोड़ते कैसे हैं वो मैंने बता दिया है, और तोड़ने की ज़रूरत इसलिए पड़ी ताकि हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को आसानी से सोल्व कर पाएँ। आगे ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होंगी, यहाँ पे सिर्फ मैं आपको एक गाइडेंस दे रहा था, मैं एक समझा रहा था भाई ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मैंने इस एग्जाम्पल से बात आपको समझाई है। अब आगे चलते हैं, जो नेक्स्ट जो इसका पार्ट है, अब बात करते हैं हम वेक्टर इन 3 डायमेंशन की। अब देखो 2 डायमेंशनल वेक्टर की हमने बात कर ली थी, अब हम बात करते हैं 3 डायमेंशनल वेक्टर की। जैसे सपोज करो आपके पास में ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। जैसे आप बैठे हो तो आप स्पेस के अंदर बैठे हो, आप 3 डायमेंशन के अंदर बैठे हो, तो हमारा जो टोटल जो वर्ल्ड है वो 3 डायमेंशनल है। अगर आप कमरे के अंदर बैठे हो तो अगर आप कमरे के एक कोना कोई भी देख लो, उस कोने को पकड़ो, उस कोने का जो ओरिजिन है उसको देखो, तो वहाँ से देखोगे ना तो 3 दीवारों की लाइनें जाएंगी। एक आपका एक्स एक्सिस होगा, एक वाई एक्सिस होगा और एक जेड एक्सिस हो जाएगा। तो देखो एक्स एक्सिस इस साइड है, वाई एक्सिस इस साइड और जेड एक्सिस इसके परपेंडिकुलर ऐसे है। लेकिन यहाँ पे कोई पेज नहीं है इस डायरेक्शन में, तो मैंने उसको कैसे बनाया है नीचे की साइड बनाया है, लेकिन एक्चुअल में ये ऐसे है। अब इन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में एक ये वेक्टर है, ये वेक्टर आपका ऐसे खड़ा है, ऐसे आपका वेक्टर है वो ऐसे है, न तो ये एक्स एक्सिस के अलोंग है, न तो एक्स वाई प्लेन में है, न वाई जेड प्लेन में, ये कहाँ है स्पेस के अंदर है। ये वेक्टर आपका ऊपर की तरफ है। तो इसके पास में तीनों कंपोनेंट्स होंगे, आपका उसका एक्स कंपोनेंट भी होगा, उसका वाई कंपोनेंट भी होगा और उसका जेड कंपोनेंट भी होगा। हमने यही निकालना है। तो इसके अंदर मैंने देखो क्या करना है, मेरे पास में वेक्टर दे रखा है ए, उसका मैग्नीट्यूड मैंने मान लिया आपका ये वेक्टर ए है, और जो आपका एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ वो आपका अल्फा है, और जो वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है वो आपका बीटा है, और जो जेड एक्सिस के साथ एंगल बना रहा है वो आपका गामा है। तो ये आपके तीनों एंगल
ये वेक्टर तीनों कम आपके जो एक्स एक्सिस आपका एक्स एक्सिस हैं उनके साथ एंगल बने हैं। तो यहाँ से देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे देखो आपके पास में ये वेक्टर है ए। इस वेक्टर का मैंने क्या किया, एक प्रोजेक्शन डाल दी, यानी मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दिया नीचे, ये परपेंडिकुलर है। अब यहाँ से मैंने क्या किया, इसको ओरिजिन से इसको मिला दिया। तो देखो ये जो हमारा प्लेन है, ये कौन सा प्लेन है, एक्स जेड प्लेन है। तो ये इस एक्स जेड प्लेन के अंदर आपके पास में ये वेक्टर है ओ टी, ये आपका एक्स जेड प्लेन के अंदर है। तो देखो मैं इस वेक्टर ए को क्या लिख सकता हूँ, तो देखो ये वेक्टर, इसका हेड ये रहा, इसके हेड के ऊपर इस वेक्टर की टेल नहीं रखी है क्या, तो इसका मतलब ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेक्टर ए। तो मैं लिख सकता हूँ इसको ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन से क्या लिख सकता हूँ कि वेक्टर ओ आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ टी प्लस में टी आर। तो आपके पास में हो गया ओ टी प्लस में टी आर। अब जो आपका ओ टी है, अब ये जो आपका ओ टी है वो क्या आपके पास में वेक्टर ये, यानी कि ओ पी प्लस में पी टी, यानी कि ऐसे प्लस में ऐसे, ये आपके पास में क्या आ जाएगा, ओ टी आ जाएगा। तो मैंने इसको लिख दिया ओ पी प्लस में पी टी। तो यहाँ पे आपके पास में ओ आर जो है वो आएगा आपके पास में ओ पी प्लस में ओ क्यू प्लस में ओ एस। अब देखो ये ओ क्यू क्या है, ओ क्यू जो है वो आपके पास में ये है वाई जो कंपोनेंट है। अब देखो जितना लेंथ इसका है टी आर का, उतना ही लेंथ किसका है, आपका ओ क्यू का। तो मैंने क्या किया, टी आर की जगह के ऊपर पुट कर दिया आपका ओ क्यू। तो आपके पास में यहाँ पे आ गया ओ क्यू प्लस में ओ एस। जो आपके पास में ओ एस है वो क्या आ गया, उसका जेड कंपोनेंट, क्योंकि जितना पी टी होगा उतना ही क्या होगा आपके पास में ओ एस। तो यहाँ पे टी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ क्यू हो जाएगा, पी टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका ओ एस। तो मैं देखो अभी यहाँ पे ओ पी क्या आपका उसका ए एक्स एक्स कंपोनेंट होगा, ओ क्यू क्या है उसका ए वाई कंपोनेंट है, और ओ एस क्या है उसका ए जेड कंपोनेंट है। तो मैंने क्या किया, इस वेक्टर को उसके कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड कर लिया। तो मेरे पास में वेक्टर क्या आ गया, ए इज इक्वल टू आ गया आपके पास ए एक्स वेक्टर प्लस ए वाई वेक्टर प्लस में ए जेड वेक्टर। अब ए एक्स ए वाई ए जेड आर द कंपोनेंट्स ऑफ ए अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। अब मैंने क्या कहा भाई, उसका जो एक्स एक्सिस के अलोंग है वो उसका यूनिट वेक्टर आई कैप है, वाई एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर जे कैप, और जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर के कैप है। तो अब देखो अगर मैं इसका इस साइड अगर मैं इसकी लेंथ ए एक्स मान लूँ और उसको मैं उसके यूनिट वेक्टर आई कैप से मल्टीप्लाई करा दूँ तो क्या बन जाएगा, वो वेक्टर ए एक्स बन जाएगा। अगर इस साइड इसका मैं लेंथ ए वाई मान लूँ, उसको मैं जे कैप के साथ मल्टीप्लाई करा दूँ तो उसका क्या बन जाएगा, ए वाई बन जाएगा। ऐसे ही मैं इस साइड इसको अगर मैं ए जेड मान लूँ उसके मैग्नीट्यूड को, उसको मैं के कैप से मल्टीप्लाई करा दूंगा तो क्या बन जाएगा, ए जेड। तो मैंने यही किया है कि आपका जो ए एक्स वैक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, वेक्टर ए एक्स का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय उसका यूनिट वेक्टर। ऐसे ही ए वाई क्या हो जाएगा, ए वाई का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाई जे कैप। ऐसे ही ए जेड हो जाएगा ए जेड का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाई के कैप। जो आपका के कैप है वो क्या होता है, उसका जेड एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर। अब देखो ए एक्स ए वाई और ए जेड आ गए, इसके अंदर पुट कर दो यहाँ पे, यहाँ पुट करोगे तो आपका वेक्टर ए क्या बनेगा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस में ए जेड के कैप। तो देखो अब बात करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यानी वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड की। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो देखो वेक्टर ए जो है आपके पास में, इसका जो लेंथ है वो आपके पास में ओ आर। अब देखो ओ आर का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, आपके पास में ओ आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगी, ओ टी स्क्वायर प्लस में टी आर स्क्वायर। और देखो वेक्टर ओ टी क्या है, वेक्टर ओ टी है ओ पी प्लस में पी टी। तो अगर मैं इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालता हूं तो क्या होगा, ओ पी स्क्वायर प्लस में पी टी स्क्वायर। तो अब पी टी क्या है, पी टी आपके पास में किसके इक्वल है, ओ एस के इक्वल है। तो मैं इस पी टी की जगह पुट कर दूंगा ओ एस। तो यहाँ पे जो ओ टी स्क्वायर वो क्या बन जाएगा आपका, ओ पी स्क्वायर प्लस में ओ एस स्क्वायर, और जो आपके पास में टी आर जो है वो किसके इक्वल है, आपका ओ क्यू के। तो टी आर स्क्वायर की जगह आ जाएगा आपका ओ क्यू स्क्वायर। अब देखो ओ पी स्क्वायर, ओ पी क्या है आपके पास में ए एक्स, यानी आपके पास में ए एक्स स्क्वायर प्लस में ओ क्यू स्क्वायर क्या है आपका ए वाई, तो प्लस में ए वाई स्क्वायर, और ओ एस क्या है आपका ए जेड, तो आपका ए जेड स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास में आ जाएगा ओ आर का जो स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस में ए जेड स्क्वायर। तो आपके पास में जो ए का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या हो जाएगा, इस स्क्वायर को उस साइड ले जाओगे तो अंडर रूट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास में आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस में ए जेड स्क्वायर का पूरे का अंडर रूट। तो अगर मेरे को इस वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है तो मेरे को क्या करना है, जो उसके कंपोनेंट है उनका स्क्वायर करके उसका अंडर रूट कर देना। तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा यहाँ पे। अब ऐसे ही मैं निकाल सकता हूँ जो आपका ए एक्स है, उसका जो एक्स कंपोनेंट है वो बन जाएगा आपका ए कोस ऑफ एल्फा
ए वाई वो बन जाएगा ए कोस ऑफ बीटा, और जो ए जेड वो बन जाएगा ए कोस ऑफ गामा। इनको हम डायरेक्शन कोसाइन बोलते हैं। यानी कि आपका जो एंगल बना रहा है उसका कोस के साथ जोड़ देते हैं। तो आपके पास में ए एक्स कंपोनेंट आएगा ए कोस ऑफ द एंगल कोस एल्फा, बी एक्स आएगा ए कोस ऑफ द एंगल बीटा, ऐसे ही ए जेड आ जाएगा ए कोस ऑफ द गामा, यानी जेड के साथ वो गामा एंगल बना रहा है। तो ये इसको हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। ये याद रहे तो अच्छी बात है, नहीं रहे तो कम से कम यहाँ तक आपको आना चाहिए। यानी कि आपको कंपोनेंट्स में कैसे तोड़ना है वेक्टर को, और उसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है, उसके फॉर्मूले याद होने चाहिए। यानी कंपोनेंट में तोड़ते हैं तो देखो आपका फॉर्मूला ये बनेगा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस में ए जेड के कैप। उसका मैग्नीट्यूड निकालते तो ए एक्स स्क्र प्लस ए वाई स्क्र प्लस ए जेड स्क्र का अंडर रूट। तो ये आपका 3 डायमेंशनल वेक्टर की बात हो गई। अब देखो आपका जैसे एक प्रकार का एग्जाम्पल ही है ये। जैसे मान लो आपके पास में ये 3 डायमेंशनल वेक्टर के अंदर 2 पॉइंट्स दे रखे हैं। एक पॉइंट आपका ए है, इसके जो पॉइंट्स हैं वो दे रखे हैं x1 y1 z1। यानी x1 क्या है उसकी x डायरेक्शन में लेंथ, y1 क्या है उसकी y डायरेक्शन में लेंथ, z1 क्या है उसकी z डायरेक्शन में लेंथ। ऐसे ही एक पॉइंट दे रखा आपका b x2 y2 z2। अब देखो अगर मैं इस b को मैं सीधा इस ओरिजिन से मिला देता हूँ तो वो क्या कहलाता है उसका पोजीशन वेक्टर। ऐसे ही एक ओरिजिन से मिला दोगे तो भी क्या बन जाएगा इसका पोजीशन वेक्टर। तो आपका r1 क्या है एक पोजीशन वेक्टर है किसका, पॉइंट a का, और r2 जो पोजीशन वेक्टर है वो किसका है, पॉइंट b का। तो अगर मैं इसको यहाँ पे ये आपका पोजीशन वेक्टर दे रखा, अगर मैं यहाँ से r1 निकालता हूँ तो मैंने आपको बताया था कि अगर इसका निकालना है तो क्या करोगे, उसका x कंपोनेंट देखो। तो यहाँ पे x कंपोनेंट कितना है x1, तो उसकी मल्टीप्लाई किससे कर दोगे i कैप के साथ। तो अगर किसी इस वेक्टर का कोई भी वेक्टर अगर उसका हम कंपोनेंट निकालते हैं तो हम क्या करते हैं उसका x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट देखते हैं। x की i कैप के साथ मल्टीप्लाई करा देते हैं, y की j कैप के साथ, z की k कैप के साथ। जैसे ये आपका जनरल फॉर्मूला था अभी जो निकाला था कि आपके पास में जो a का अगर मेरे को वेक्टर का कंपोनेंट तोड़ने तो क्या फॉर्मूला था, x कंपोनेंट का i कैप के साथ, y कंपोनेंट का j कैप के साथ, z कंपोनेंट का k कैप के साथ। तो ये आपका फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे जो r1 आया वो क्या है x1 i कैप, यानी x1 कंपोनेंट इंटू में i कैप, y1 कंपोनेंट j कैप प्लस में z1 k कैप। ऐसे ही r2 निकाल लो, या जगह x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस में z2 k कैप। अब मान लो आप यहाँ पे हो, यहाँ से b पे गए हो, तो यहाँ से b पे जाओगे तो आपका जो वेक्टर बनेगा वो क्या बनेगा, वेक्टर ए बी। अब वेक्टर ए बी को निकालते हैं। अब देखो वेक्टर ए बी को हमने पहले भी निकाला है, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। वो एक अलग तरीका था, रिजल्ट दोनों का सेम आएगा लेकिन दोनों अलग अलग तरीके हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसी के ऊपर ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाता हूँ। तो यहाँ पे देखो a से b की तरफ गया है, तो यहाँ पे देखो वेक्टर ए बी जो है वो इसके हेड के ऊपर रखा है वेक्टर r1 के। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, वेक्टर r1 प्लस में वेक्टर ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r2 के। तो मैंने इसके ऊपर ट्राइंगल लगा दिया, r1 प्लस में वेक्टर ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, r2। अब मेरे को निकालना क्या है, वेक्टर ए बी। तो ए बी को मैंने इस साइड रख लिया, r1 को उस साइड लगा, मेरे पास में क्या आया, r2 माइनस r1। अब r2 मैंने अभी निकाला, ये रहा, r1 आपका ये रहा, यहाँ पे पुट कर दिया। यहाँ पे जैसे ही रखते हैं इसको सोल्व करते हैं, अब मेरे पास में वेक्टर क्या आ गया, ये ए बी आ गया। तो ये वेक्टर ए बी क्या बन जाएगा आपका, x2 माइनस x1, क्योंकि इसमें i कैप कॉमन है बाहर निकाल लिया तो बन गया x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 j कैप आ गया, प्लस में z2 माइनस z1 k कैप आ गया। तो अब आपके पास में ये वेक्टर बन गया। अगर आपको ये पॉइंट दिए हों, x1 मान लो आपके पास में ये दिया आपके मान लो 3 और ये दिया मान लो 4, 3 माइनस 4 करोगे कितना आ जाएगा, -1। तो आपके पास में यहाँ पे -1 आ जाता है। ऐसे ही अगर ये दिए हैं तो इनकी वैल्यू हम रख सकते हैं। अब ऐसे डिस्प्ले अगर मान लो आपके पास में बी से ए की तरफ आ रहे हो तो अब क्या हो जाएगा, आपका बी से ए की तरफ आओगे तो अब ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाओ। अब आपका वेक्टर ये बन गया। अब यानी टेल इस वेक्टर की यहाँ पे हो गई, हेड यहाँ पे होगा। अब इसकी टेल किस पे रखी है, वेक्टर r2 के ऊपर। अगर मैं अब ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाता हूँ तो r2 प्लस में बी ए इज इक्वल टू r1। तो अब आपका बन जाएगा वेक्टर r2 प्लस में बी ए इज इक्वल टू r1। अब बी ए निकालना है तो आपका क्या होगा, बी ए इज इक्वल टू हो जाएगा r1 माइनस r2। r1 की हमें वैल्यू पता है ये रही, r2 पता है, दोनों की वैल्यू पुट कर दी। यहाँ से वेक्टर बी आ गया x1 माइनस x2 आई कैप प्लस y1 माइनस y2 j कैप प्लस में z1 माइनस z2 k कैप। अब मैंने क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। और देखो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला बताया था कि आपका a जो होगा वो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर, यानी उसका x कंपोनेंट
प्लस में उसका y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस में उसका z कंपोनेंट का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। अब देखो x कंपोनेंट क्या था जो उसके i कैप के साथ आया था, यहाँ पे ax है x कंपोनेंट, और यहाँ पे i कैप के साथ क्या है x1 माइनस x2 या x2 माइनस x1, कोई भी ले लो। अगर a b का निकालोगे तो x2 माइनस x1 हो जाएगा, और अगर b a का निकालोगे तो x1 माइनस x2। अगर स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर हमेशा नेगेटिव का भी पॉजिटिव भी बना देता है स्क्वायर, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं अगर ए बी का अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालता हूँ तो ये फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, तो यहाँ से आ जाएगा इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर का पूरे का अंडर रूट। तो आपका जो ए बी जो आया, ए बी क्या है यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, तो आपके पास में उसका फॉर्मूला आया x2 माइनस x1 पूरे का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पूरे का स्क्वायर प्लस में z2 माइनस z1 इसका स्क्वायर, और पूरे का क्या हो गया स्क्वायर रूट। अब देखो ये आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। तो देखो दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालते तो ये तो फॉर्मूला लगाते थे, तो ये एक प्रकार का डिस्टेंस फॉर्मूला ही है। डिस्टेंस फॉर्मूला का मतलब क्या है, ये इस यहाँ से लेके यहाँ तक की हमें लेंथ किया है, उसका मैग्नीट्यूड ही तो बता रहे हैं। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला हमने यहाँ पे प्रूव किया है, यहाँ पे निकाला है, सेम वही चीज़ है। तो ये आपका जो ए बी होगा, अभी यहाँ से यहाँ तक जाओ चाहे यहाँ से वापसी यहाँ तक आओ, दोनों की जो डिस्टेंस होगी तो क्या होगी सेम, मैग्नीट्यूड क्या रहेगा सेम। तो इसलिए मैंने लिख दिया वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वेक्टर बी ए का मैग्नीट्यूड। तो फॉर्मूला मैंने कौन सा अप्लाई किया, ये फॉर्मूला अप्लाई किया। अब इसके ऊपर चलो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते हैं कुछ। जैसे सपोज करो आपके पास में फर्स्ट न्यूमेरिकल दे रखा है, ये कह रहा है आपके पास में एक पॉइंट दे रखा है ए 1 2 3, ये पॉइंट ए आपका 1 2 3, और एक पॉइंट दे रखा बी 3 1 4। अब देखो इसके अंदर बोल रहा है कि मेरे को ये बताओ उसका पोजीशन वेक्टर बताओ ए पॉइंट का और बी पॉइंट का। पहला पार्ट तो ये है, बिल्कुल जो अब तक हमने पढ़ा है ना उनको सबको हम डिस्कस कर रहे हैं इस न्यूमेरिकल के अंदर। सबसे पहले मेरे को इन दोनों पॉइंट्स का पोजीशन वेक्टर निकालना है, उसके बाद मैंने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना है दोनों पॉइंट्स के बीच में, और उसके बाद उस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो अब सबसे पहले पोजीशन वेक्टर को निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम पोजीशन वेक्टर को निकालने के लिए उस पॉइंट को हम सीधा ओरिजिन से मिला देंगे। हमने यही पढ़ा था, पोजीशन वेक्टर वो वेक्टर होता है जो किसी पॉइंट को ओरिजिन से मिलाता है। तो मैंने बोल दिया आपका पोजीशन वेक्टर हो गया r1। ऐसे ही जो आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी का होगा, इसको मिला दोगे पॉइंट बी से, तो ये आपका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा आपका r2। अब r1 और r2 निकालने हैं, r1 निकालोगे तो क्या है उसके पॉइंट देख लो, x कंपोनेंट कितना है इसका 1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा r1 रखोगे तो क्या आ जाएगा 1 i कैप, प्लस में y कंपोनेंट कितना है 3, और उसका यूनिट वेक्टर क्या है j कैप, तो आपका बन जाएगा 3j कैप, प्लस में z कंपोनेंट कितना है 2, इंटू में उसका यूनिट वेक्टर क्या है k कैप। तो जो आपका r1 आएगा वो क्या आएगा आपका i कैप प्लस में 3j कैप प्लस में 2k कैप। ये आ गया आपके पास में पोजीशन वेक्टर। ऐसे ही पोजीशन वेक्टर r2 निकालो, सीधा सीधा निकालोगे तो क्या आएगा 3i कैप प्लस में j कैप प्लस में 4k कैप। तो ये आपका r2 आ गया। अब क्या निकालना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या आपका a से b का, यानी अगर a से b जाओगे तो आपका ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। ये आपके पास में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा आपका ए बी। अगर ए बी को निकालोगे तो क्या करोगे पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, यानी जिस पॉइंट पे गए हो पहले उसके पॉइंट लो। ये आपका बन जाएगा x2 माइनस x1। तो यहाँ पे लिखोगे तो इसमें से इसको माइनस करोगे तो 3 माइनस 1 करोगे तो 2i कैप, प्लस में 1 माइनस 3 करोगे तो माइनस 2j कैप, माइनस में 4 माइनस 2 करोगे तो प्लस का 2k कैप। तो यानी आपके पास में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आएगा वो ये बनेगा ए बी। अब इसका क्या कर दो बी ए कर दो। अब क्या करो, अब बी से ए की तरफ जा रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा इस साइड होगा। अगर बी से ए की तरफ जाओगे तो अब इसमें से इसको माइनस कर दो, यानी पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। तो अगर इसमें से इसको करोगे तो 1 माइनस 3 करोगे तो माइनस 2i कैप, 3 माइनस 1 करोगे तो प्लस में 2j कैप, 2 माइनस 4 करोगे तो माइनस का 2k कैप। तो आपका ए बी आ जाएगा ये और बी ए आ जाएगा ये। तो देखो यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो देखो यही बन जाएगा। तो ये देखो एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट हैं। तो यहाँ की जो दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस तो चेंज हुई नहीं, सिर्फ क्या चेंज हुआ है इस साइड गए तो इस ये डायरेक्शन हो गई, अगर वापस आए तो ये डायरेक्शन होगी। यानी यहाँ पे ए बी और जो बी है वो क्या है इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर है। अब क्या करना है इन दोनों का मैग्नीट्यूड निकालना है। ए बी का अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालता हूँ तो क्या बताया था जो उसका x कंपोनेंट है उसका स्क्वायर कर दो। तो यहाँ पे क्या करोगे 2 का स्क्वायर
प्लस में वाई कंपोनेंट है इसका स्क्वायर करोगे तो -2 का स्क्वायर, प्लस में जेड कंपोनेंट है उसका स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर, और पूरे का क्या कर दोगे अंडर रूट। और इसको सोल्व करते हो तो 2 का स्क्वायर 4, प्लस में -2 का स्क्वायर भी 4 हो जाएगा, प्लस में 4, तो +4 क्या हो जाएगा √12। √12 को हम क्या लिख सकते हैं 2√3, तो ये आपका आ जाएगा। ऐसे हम क्या कर सकते हैं BA तो सेम होगा, कोई फर्क नहीं होगा, √, क्योंकि लेंथ तो चेंज हुई नहीं, तो आपके पास में क्या आएगा -2 का स्क्वायर, प्लस में +2 का स्क्वायर, प्लस में -2 का स्क्वायर, और इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा √12 आ जाएगा 2√3। तो आपके पास में ऐसे पोजीशन वेक्टर भी निकाल सकते हो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी निकाल सकते हो, उनका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो। ऐसे ही एक एग्जांपल ये देखते हैं। अब की बार क्या है कि मैंने दोनों पॉइंट यहाँ पे नहीं लिए हैं, XY पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लोग, मैंने A पॉइंट यहाँ पे ले लिया और B पॉइंट यहाँ पे ले लिया। तो इस पॉइंट से सिर्फ क्या फर्क पड़ गया कि आपका जो x की वैल्यू है ना नेगेटिव हो जाएगी। अब सिर्फ मेरे को क्या निकालना है, इनके पोजीशन वेक्टर भी निकालने हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ AB एंड BA भी निकालनी है। तो सबसे पहले पोजीशन वेक्टर निकालते हैं। पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए क्या करेंगे, डायरेक्ट हम उस पॉइंट को ओरिजिन से मिला देंगे। तो यहाँ से ओरिजिन को मिला दो, तो ये मैंने बोल दिया आपका ये पोजीशन वेक्टर R1 हो गया। अगर इसको मैं ओरिजिन से मिलाता हूँ तो ये आपका पोजीशन वेक्टर R2 हो जाएगा। अब R1 लिख दो, पहले R1 लिखोगे तो क्या आएगा, R1 आएगा ये कंपोनेंट आपका x कंपोनेंट कितना है 2 है, i कैप, प्लस में मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, प्लस 3j कैप, प्लस में 4k कैप। ऐसे इसके लिखोगे तो -3i कैप, प्लस में 2j कैप, प्लस में 3k कैप। तो ये तो पोजीशन वेक्टर बन जाएंगे पॉइंट A एंड B के। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। A से B पे आओगे तो क्या करोगे, इसके पॉइंट्स माइनस में इसके, तो यहाँ पे आ जाएगा -3 -2 यानी -5, आपका आ जाएगा -5i कैप, 2 3 करोगे तो आ जाएगा -j कैप, और 3 4 करोगे तो आ जाएगा -k कैप। ऐसे BA निकालोगे तो इसमें से इसको माइनस कर दो, तो आपका 2 3 करोगे तो आपका प्लस में 5i कैप, 3 2 करोगे तो प्लस का j कैप, और 4 3 करोगे तो प्लस का k कैप। तो आपके पास में ये दोनों वेक्टर आ गए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब इनका मैग्नीट्यूड निकाल दो। अगर मैग्नीट्यूड निकालोगे तो आपका AB का मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, इसका स्क्वायर -5 का स्क्वायर, प्लस में -1 का स्क्वायर, प्लस में -1 का स्क्वायर, और उसका क्या हो जाएगा अंडर रूट, = 5 का स्क्वायर 25 + 1 + 1 27 √27। तो आपके पास में क्या आएगा 3√3। ऐसे ही BA निकालोगे तो भी क्या आएगा आपका सेम आएगा, क्योंकि दोनों की लेंथ तो क्या है सेम है, तो करोगे तो आपके पास में वही आएगा 5 का स्क्वायर, प्लस में 1 का स्क्वायर, प्लस में 1 का स्क्वायर, आपका आ जाएगा √27 3√3। तो ऐसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व करना है, ये आपके बेसिक कंसेप्ट था, उसके ऊपर मैंने ऐसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करवाई हैं। कुछ प्रॉब्लम्स आप अपनी बुक्स से भी करना। अगर आपको ये बात समझ में आ गई और इनको आप अप्लाई कर पाए तो आप आने वाली जो फिजिक्स होगी उसके अंदर आसानी से सभी चीज़ों को कैच कर पाएंगे, उनको पकड़ पाएंगे और उन प्रॉब्लम्स को बना पाएंगे। तो आज का वीडियो यहीं तक। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इन चीज़ों का आप यूज़ करें, प्रॉब्लम्स बनाएं, और फिर हम आगे बढ़ेंगे, अपने कॉन्सेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करें। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी अगर आपको डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में मेरे को बताएं, मैं कोशिश करूँगा कि आपके डाउट्स का जवाब दे सकूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड टेक केयर।